बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम क्लिनिकल मेडिसिन 2 में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि ITIS वाली सुफिक्स जो है वो किसी भी वर्ड के आगे लगी हुई है तो इसका मतलब होता है कि ITIS मीन्स इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। तो हमारे पास जो 50 to 70% केसेस होते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के, वो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में अचानक से ही कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं उनको फिर हम लोग जो है वो नेफ्राइटिस की यहाँ पे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो है वो हमारे पास दो कैटेगरीज में आ गया। एक हमारे पास अगर एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से हुआ हो तो हम उसे कह देते हैं कि ये हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो तो हम उसे क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, मेजरली हमारे पास क्या कॉजेज़ होते हैं? अगर ARF है, एक्यूट रीनल फेलियर है, तो वो हमारे पास एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का बाइस बनेगा। जबकि अगर हम लोगों की क्रॉनिक कोई कंडीशन चल रही है कि एक तो आपकी किडनीज जो है वो क्रॉनिक क्या कहते हैं रीनल फेलियर की तरफ जा रही हैं, उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कोई अंडरलाइन कोई ऐसी आपकी डिजीज़ चल रही है जैसे SLE वगैरह हो गया, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस होती है एक कंडीशन हमारे पास, उसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है अगर इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज़ है तो वो आपको पैथोजेंस के रिलेटेड जो है वो डिफेंस सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करेगा, तो फिर आपको जो है वो ये डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से हमारे पास जो नेफ्राइटिस होता है उसके क्या कॉजेज़ क्या होते हैं, इटियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग उस हिसाब से बात करें तो उसकी जो है वो बहुत सी कॉजेज़ हो सकती हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास सबसे पहली कॉज आती है ड्रग्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, कि ड्रग्स की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से हमारे पास नेफ्रोपैथी हो गई है, नेफ्रॉन की पैथोलॉजी हो गई है, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, तो वो हमारे पास जो है वो एटियोलॉजिकल कॉज बन जाता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का। ठीक है, उसके अलावा ड्रग्स के अलावा दूसरी हमारे पास कॉज आ जाती है इन्फेक्शंस की, क्या हमारे पास कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई बैक्टीरिया कोई इस तरह की वायरस आ जाए जिसकी वजह से हमारे पास ARF हो जाए, उसके बाद भी हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टेमिक डिजीज़ हो जाए कोई हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर कोई सिस्टम, इतने हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा सिस्टम्स चल रहे हैं। ठीक है, रीनल सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अलग है, इम्यून सिस्टम अलग है, तो इतने सारे सिस्टम्स हैं। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टेमिक डिजीज़ अंडरगो कर रही हो बॉडी के अंदर तो उस वजह से भी हमारे पास एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम लोग इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। इसकी एक ये वाली कैटेगरी है, दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी है वो हमारे पास क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ज़्यादातर क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर हमारे पास CRF होता है यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, और जो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है उसमें हमारे पास ARF होता है। अब एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की अगर हम लोगों ने अब कॉजेज़ की बात की है तो कॉजेज़ मीन्स इटियोलॉजी। इटियोलॉजिकल हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं ना यहाँ पे वो हमारे पास क्या हैं, 3 हैं। सबसे पहले हमारा क्या फैक्टर है, ड्रग्स। दूसरा हमारा क्या फैक्टर है, इन्फेक्शन। और तीसरा हमारा है सिस्टेमिक कोई ना कोई आपकी सिस्टेमिक डिजीज़ जो है वो अंडरगो कर रही हो। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ड्रग्स की बात करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास इंट्रिंसिक
अब अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स के अंदर जो हमारे पास मोस्ट कॉमन होती हैं, जो कि हमारे पास इंट्रिंसिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का बायस बनती हैं, उनके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाती है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो होती है ना, वो हमारे पास मोस्टली एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हमारे पास सेफलोस्पोरिन्स हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, रिफेम्पिसिन हैं, एनसेड्स हैं और उसके अलावा फ्रूसामाइड्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे, फ्रूसामाइड हमारे पास एक डायूरेटिक है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, अब डायूरेटिक है तो किडनी के ऊपर कोई ना कोई अगर साइड इफेक्ट डालेगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स में हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती है वो है पेनिसिलिन, फिर हमारे पास सल्फोनामाइड्स हैं, फ्यूरामाइड है, उसके अलावा फ्रूसामाइड हमारे पास जो है वो डायूरेटिक आता है। ठीक है, फ्रूसामाइड। यहाँ पर डायूरेटिक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो सेफलोस्पोरिन्स है और रिफेम्पिसिन है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिफेम्पिसिन और एनसेड्स, रिफेम्पिसिन और एनसेड्स। एनसेड स्टैंड्स फॉर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और एक और हम लोग, ठीक है जी। आगे हमारे पास आ जाती हैं इन्फेक्शन के, इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हमारे पास अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो वो हमारे पास इंटरस्टिशियल क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस कॉज करने का ज़रिया बनती है। ठीक है, अब इसके अंदर मोस्ट हमारे पास जो आ जाते हैं वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हैं, ट्यूबरक्लोसिस हैं, उसके अलावा हमारे पास लेप्टोस्पायरोसिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी इन्फेक्शन हैं, ये आपकी बुक में लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पे जनरल बस 2-3 लिख रही हूँ। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के जो हमें कॉज करती है, ट्यूबरकुलम, ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास जो हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ होने की वजह से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकल, तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो तीसरी इन्फेक्शन आ रही है वो हमारे पास है लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टेमिक डिजीज़ की। जो सिस्टेमिक डिजीज़ में सबसे पहली जो है ना वो हमारे पास है SLE। SLE स्टैंड्स फॉर सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक हो गया। इसके अंदर आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और आपको इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन की इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शंस, बॉडी का कोई आपका सिस्टम ऐसा नहीं रहता जो इससे इन्फेक्ट ना हुआ हो। और इसकी बहुत मेन क्लिनिकल फीचर होता है कि जिन लोगों को SLE होता है उनके फेस के ऊपर बटरफ्लाई शेप जो है वो रैश आ जाती है, जिसको हम बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं। ठीक है, वो यूँ करके बटरफ्लाई की शेप बना लेती है, नोज़ से स्टार्ट होकर चीक्स को कवर करती है और इस तरह बटरफ्लाई जैसे
होती है उस तरह से वो आ जाती है, तो वो हम उसको बटरफ्लाई रैश कहते हैं। और इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा सन रेज से सेंसिटिव हो जाते हैं, धूप में नहीं जा सकते होते, उनको स्किन की इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो वो सारी हमारी SLE में आती हैं। तो अगर ज़ाहिर बात है कि वो आपकी बॉडी की एक एक ऑर्गन को जो है वो इफ़ेक्ट करिए, तो वो आपकी किडनीज़ को भी इफ़ेक्ट करेगी और इस वजह से आपको वहाँ पे नेफ्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोगों के बाद इसके अंदर जो है वो मल्टीपल माइलोमा है कंडीशन और जॉर्गन्स सिंड्रोम है। सिंड्रोम का वर्ड जहाँ पे भी आएगा ना, तो इसका मतलब है ये कोई एक डिजीज़ नहीं है, ये काफ़ी सारी कलेक्शन ऑफ डिजीज़ हैं कि एक ही बंदे को अगर बहुत सारी फ्लू भी है और भी बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं किसी और डिज़ीज़ के, तो हम कहते हैं कि इस बंदे को कोई एक डिज़ीज़ नहीं है, हम क्या कहेंगे कि ये बंदा जो है वो सिंड्रोम है, इसको कोई ना कोई। ठीक है, जब हमारे पास जॉर्गन सिंड्रोम हो जाता है और इसके बाद मल्टीपल माइलोमा। सिंड्रोम मीन्स कलेक्शन ऑफ डिजीज़। तो ये हमारे पास कुछ कॉजेज़ हैं, इटियोलॉजी है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। कि क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास कि पेशेंट जो है वो हमारे पास कौन कौन सी सिम्टम्स लेके जो है वो आएगा, जिसकी वजह से हम लोग डायग्नोज कर पाएंगे कि इसको इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया है। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है इसके अंदर हमारे पास आ जाता है फीवर, आर्थ्रेल्जिया। आर्थ्रेल्जिया क्या होता है? आर्थ्रेल्जिया हमारे पास होता है आर्थो का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू जॉइंट्स। तो आर्थ्रेल्जिया का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं तो वहाँ पे उसको पेन होगी उस पेशेंट को। ठीक है, उसके अलावा उसकी बॉडी के ऊपर रैश हो जाएगी। ठीक है, वो आपके पास आएगा, उसकी बॉडी के ऊपर रैशेज़ होंगी, वो जॉइंट पेन की जो है वो शिकायत करेगा कि मेरे जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन रहता है। उसको बुखार होगा। बुखार हमेशा कब होता है? जब आपको कोई अंडर इन्फेक्शन चल रही हो बॉडी के। ठीक है, बॉडी के अंदर जब वो इन्फेक्शन चल रही होगी तो आपको फीवर उसका सबसे मेन सिम्टम होता है, जो कि बता देता है कि कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो अंडरगोन है। ठीक है, उसके अलावा फीवर, आर्थ्रेल्जिया, रैश और दूसरा एक्यूट रीनल फेलियर होगा उसे। तो ये सारे के सारे क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये पेशेंट जो है वो हमारे पास एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस से जो है वो उसको फेस कर रहा है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को फेस कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, क्लिनिकल फीचर्स भी आ गए हमारे पास। उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। रैश, आर्थ्रेल्जिया, फीवर और एक्यूट रीनल फेलियर से अगर वो हमारे पास सिम्टम्स हमें शो कर रहा है तो हम उनको कंफर्म करने के लिए कि वाकई इसको एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, हम लोग कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग उसके अंदर ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं कि हम लोग उसे ड्रग इंड्यूस करवाएंगे और वो देखेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के लिए, और वो देखेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी ड्रग की टुवर्ड्स द डिजीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जो दूसरा टेस्ट कराएंगे वो हम यूरिन एनालिसिस कराएंगे। ठीक, और हम लोग इसको ओलिगूरिया, नॉन ओलिगूरिया एक्यूट रीनल फेलियर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इसको कहीं ओलिगूरिया की वजह से तो रीनल फेलियर नहीं हो गया, उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि हम लोग प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। तो डायग्नोसिस के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट देखेंगे उसका। दूसरा हम उसका यूरिन एनालिसिस कराएंगे। तीसरा हम उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि कहीं इसको
ओलिग्यूरिया की वजह से तो नहीं हो गया, तो हम इसको नॉन ओलिग्यूरिया एक्यूट रीनल फेलियर से डिफरेंस कराएंगे इसका और इंटरस्टिशियल ठीक है कि इंटरस्टिशियल एक्यूट रीनल फेलियर है कि नॉन ओलिग्यूरिया एक्यूट रीनल फेलियर है, उसके दरमियान हम लोग उसको डिफरेंस करवाएंगे ताकि हम उसी के मुताबिक उसको मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि उसे नॉन ओलिग्यूरिया ARF हुआ है और हम उसको जो है वो इंटरस्टिशियल की जो है वो मेडिकेशन या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट की जहाँ तक बात आती है तो मैनेजमेंट में हम इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं ARF इंक्लूडिंग हेमोडायलिसिस। ठीक है, देखें ARF तो कंफर्म है, ओलिग्यूरिया की बात कर लें या इंटरस्टिशियल की बात कर लें, ARF तो कंफर्म है। तो ARF जो है एक्यूट रीनल फेलियर, उसकी ट्रीटमेंट जो है हमें उसी वक्त स्टार्ट करनी ही करनी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो पेशेंट जो है उसकी जान जो है वो खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट ARF के साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट कौन सा प्रोवाइड करेंगे, हीमोडायलिसिस। ठीक है, क्योंकि उसका इंटरस्टिशियल का नेफ्राइटिस है, इंटरस्टिशियल में जो है उसके इन्फेक्शन चल रही है, तो वो हम लोग ख़त्म करने के उसको हीमोडायलिसिस कराएंगे कि उसको डायलिसिस जो है वो एक हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि बॉडी के अंदर जाता है और उसके ब्लड के अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको अपने अंदर ले लेता है और ब्लड को जो है वो क्लीन कर देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर हम लोग जो सबसे पहली मैनेजमेंट देंगे वो हम लोग देंगे सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ARF अलॉन्ग विद हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं लेकिन साथ साथ हम ARF का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे अलॉन्ग डायलिसिस। ठीक है जी, अब हमारे पास जो दूसरा आ जाता है ना वो है कि इफ़ रीनल फेलियर परसिस्ट, यानी एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो परसिस्ट कर रहा है हमारे पास, जो भी उसको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे, हम लोगों ने एक्यूट रीनल फेलियर का पढ़ा था, हार्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्री रीनल भी हो सकते हैं, पोस्ट रीनल भी हो सकते हैं, हमने वो चीज़ें जो हैं वो ड्रॉप कर दी, हटा ली, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रीनल फेलियर जो है वो हमारे पास परसिस्ट कर रहा है, तो फिर हम लोग जो है शॉर्ट कोर्स ऑफ हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स जो है वो इंजेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स इफ रीनल फेलियर परसिस्ट। ठीक हो गया। तीसरा जो हम इसके मैनेजमेंट करेंगे ना वो हमारे पास है कि हमारे पास ये कंडीशन जो है वो रेयरली एंड स्टेज रीनल फेलियर की तरफ जाती है। एक्यूट में हमारे पास एंड स्टेज रीनल फेलियर नहीं आता, वो हमारे पास क्रॉनिक में आता है। ठीक है, तो हमारी मैनेजमेंट ये होगी कि हम इसको एक्यूट, बहुत कम होता है कि ये एंड स्टेज की तरफ जाए, लेकिन अगर हम इसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे तो ये एंड स्टेज की तरफ भी जा सकता है, तो हमने उस चीज़ को भी जो है वो प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रेयरली लीड्स टू एंड स्टेज रीनल डिजीज़, तो इस वजह से हम इसकी जो ट्रीटमेंट जो है उसको प्रॉपर करेंगे ताकि ये ना करे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिवेंट एंड स्टेज रीनल फेलियर। ठीक है जी, एंड स्टेज रीनल डिजीज़। तो ये हमारे पास जो है वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में क्या कहते हैं एक्यूट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रॉनिक की। क्रॉनिक जो है वो हमारे पास डिफरेंट वजूहात की बिना पे हो सकता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर कोई मसला मसाइल आ जाए वहाँ पे, उसकी वजह से भी हो सकता है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास किडनी में कहीं पे भी जो है वो इंटरस्टिशियम के अंदर इन्फेक्शन हो गई है, तो उस वजह से भी हमारे पास
क्रॉनिक की कंडीशन आ जाती है। अब क्रॉनिक जो है वो सारी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डेवलप होता है। इट टेक्स वीक्स टू मंथ्स डेवलप होने के लिए, तो इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। और अगर ये ट्रीटमेंट जो है वो ना करे तो ये हमारी किडनी को प्रॉपर फेल कर देता है, शट डाउन कर देता है कि किडनीज जो है वो दोबारा फंक्शनिंग की तरफ आ ही नहीं पाती हैं। तो पेशेंट जो है वो परमानेंटली डायलिसिस की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, या फिर अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो किडनी ट्रांसप्लांट को जो है वो प्रेफर करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगर क्रॉनिक की, तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना क्रॉनिक की, वो हमारे पास क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिजीज़ भी हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है, ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, माइलोमा जिनको कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा ड्रग्स भी हो सकते हैं, मेटाबॉलिक कंजेनिटल जो आपको डिजीज़ होती हैं वो भी हो सकती हैं, और टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, ये क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हमारे पास किस किस वजह से हो सकता है, तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिजीज़, एक पेशेंट है वो काफ़ी अर्से से जो है वो ग्लोमेरुलर डिजीज़ से जो है वो लड़ रहा है और उसके लिए मेडिकेशन वगैरह ले रहा है, लेकिन वो क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो है वो ट्रीट नहीं हो रही, तो वो आपको फिर क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की तरफ जो है वो ले जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज़ चल रही हो बॉडी के अंदर, उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर्स हों, जिनको हम माइलोमा कहते हैं, किडनी में कोई ट्यूमर बन गया उस वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है, उसके अलावा कोई मेटाबॉलिक कंजेनिटल डिजीज़ हो आपको, और उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर वो है कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह, जैसे किसी को कोई मशरूम से एलर्जी होती है, वो मशरूम खा ले और उस वजह से उसको हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो है वो कॉज हो जाए, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब पेशेंट जो है वो आपके पास अपीयर होगा तो वो CRF का पेशेंट होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी है उसको डायग्नोज करने के लिए कि वो हमारे पास क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस से जो है वो डील कर रहा है। तो इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो एक ही है कि द पेशेंट विल हैव CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है जी। और अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है इनमें से जौन सी भी हमारे पास कॉज है सबसे पहले उसको मैनेज करना जो है वो ज़रूरी है अलॉन्ग विद CRF, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ, यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट CRF की लिखी हुई है कि हम CRF को जो है वो मैनेज करेंगे, तभी हम लोग इन चीज़ों को भी साथ साथ जो है वो मैनेज करेंगे, तो हमारे पास क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का। इसके अंदर 2 ही कैटेगरीज थी, एक्यूट और क्रॉनिक, उन दोनों को आज हम लोगों ने स्टडी कर लिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।